आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछला एपिसोड हमने श्री विश्वात्मा जी के साथ बनाया था, जो कि एक पुनर्जागरण यात्रा शुरू कर रहे हैं, बल्कि यात्रा जारी है। और 15 सूत्रीय मांगे यानी कि 15 मांगे रखी हैं सरकार से, और पूरा देश और विदेश सभी इन 15 मांगों में शामिल कर लिया है। तो पिछली बार जो हमने पॉइंट्स बात करी थी, कुछ पॉइंट्स उसमें से रह गए हैं जिसको लेकर आप जद्दोजहद कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। आज फिर हम उस एपिसोड को जारी रखते हुए दूसरा नेक्स्ट एपिसोड आपके साथ बना रहे हैं और दिखाएंगे कि उसमें कौन सी मांगे रह गई हैं। मैं मुकदमा करने कहाँ जाऊँ? बिना पासपोर्ट वीजा जाना चाहते हैं तो बिना के वीजा पासपोर्ट तो वर्चुअल हो गए, उनका कोई अर्थ रहा ही नहीं। दिख रहा है, लेकिन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दे दी गई है। एक सुंदर लड़की हमें अच्छी लगी और दिल कहा कि किडनैप करके ले जाएं, ये मेरा प्राकृतिक स्वभाव है। जो पिछली मांगे थी उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मांग जो मुझे लग रही थी, उसमें ये लिखा था कि सरकारी नौकरी पाने का अधिकार मूल अधिकार बनाया जाए। और इसी तरह से वेतन के बारे में बात करी थी कि जिनको वेतन किसी को 50 मिल रहा है तो उसका 25 कर दिया जाए, जो 25 बचे वो दूसरे बेरोजगार को दिया जाए। बहुत अच्छी मांगों के साथ जो मांगे रह गई हैं, आज फिर हम बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि अगर किसी के पास 400 करोड़ हैं तो वो अपने बच्चों को सिर्फ 200 करोड़ दे, तो बाकी करोड़ किसे दे? फिर देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सांसदों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को, सेक्रेटरीज को, सारी शासन तंत्र को, पूरे लोकतंत्र का किडनैपिंग कर लेगा, अपहरण कर लेगा और कहेगा कि मेरे साथ भ्रष्टाचार में सहयोग करो। जिस मीडिया में हमने तुमको भगवान बनाया है, उसी मीडिया में तुमको हैवान की तरह पेश कर देंगे, और जो जनता तुम्हारी पूजा कर रही है वही जनता जूते उठा के मारना शुरू कर दे। मेरे पास चाकू हो और मैं अपने चाकू से अगर टमाटर काटूं, फल काटूं, तब तो वो मैं काट सकता हूं। अगर मैं अपना चाकू आपके पेट में डालने लगूं तो आप रोकोगे कि नहीं? नहीं, तो पैसा और चाकू तो अलग अलग, एकदम एक ही चीज है। हमारा मुख्यमंत्री गुलाम है, वो आजाद हो जाएगा। हमारे सांसद विधायक गुलाम हैं, वो आजाद हो जाएंगे। जापान में एक आदमी के मरने के बाद 80% पैसा, उसकी संपत्ति सरकार के पास चली जाती है। उसके प्रधानमंत्री को बंदर की तरह नचाया नहीं जा सकता, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को नचाया जा सकता है। देश में चारों तरफ बेरोजगारी है, प्रधानमंत्री घड़ियाली आंसू बहा रहा। देखो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज कंपटीशन पास करके नहीं बैठता, वहां तो नियुक्ति होती है। तो किसको देते हैं 50 और 25 करोड़ रुपए? कहाँ खर्च होता है? कर देना। टिकट देने का जो क्राइटेरिया है वो तो बहुत अलग अलग तरीकों से आता है कि धर्म क्या है, जाति क्या है, उसके पास पैसा क्या है, उसको समाज कितना जानता है, वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। इतने सारे क्राइटेरियाज के बाद आप कैसे उम्मीद करेंगे किसी आम आदमी को टिकट मिलेगा? जब पुलिस का लाठी खाना हो, मुकदमे झेलना हो, तो साइकिल मोटरसाइकिल वाले कार्यकर्ता, और जब टिकट लेना हो तो फॉर्च्यूनर वाले। जो अमीर दलित हैं, हाँ, वो गरीब दलितों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। सर, कुछ बातें कर ली थी और कुछ बातें रह गई थी। तो जो बातें रह गई थी उसमें से पहला पॉइंट ये आता है कि यूरोपियन यूनियन की तरह दक्षिण एशियाई में भी बनना चाहिए। ये क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पूरी दुनिया अब एक होती जा रही है। हमारा मोबाइल है, इससे हम पूरे अमेरिका, जापान, जर्मनी से बात करते हैं, लगभग फ्री, हल्का पैसे से। तो पूरी दुनिया को तकनीक ने एक कर दिया। लेकिन हमारी जो राजनीतिक सोच है वो अभी संकीर्ण बनी हुई है। हम अभी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं पड़ोसी से। टेक्नोलॉजी हमें एक बना दिया, एक परिवार बना दिया, लेकिन हमें वो परिवार हजम नहीं हो रहा जो दूसरे देश में है। तो ऐसी स्थिति में इस बारे में यूरोप ने एक कदम उठाया। वो कदम ये उठाया कि उसने 27 देशों का एक यूनियन बना लिया, एक संसद बना ली, 27 देशों की एक सरकार बना ली, 27 देशों की एक नोट बना ली, 27 देशों की एक सेना बना ली। ये सब कुछ एक हो गए और बड़े शांतिप्रिय हैं और बड़ी समृद्धि कर रहे हैं। उनकी नोट की करेंसी की बड़ी पावर अमेरिकन डॉलर को मात दे रही है। ऐसा ही मैं कह रहा हूँ कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये पड़ोसी देश भी मिलकर के वही काम कर लें। जब संप्रभुता की इजाद करने वाले, आधुनिक संप्रभुता की इजाद करने वाले यूरोप ने अपनी उस संप्रभुता के सिद्धांतों को दफन कर दिया
और आपस में जुड़ गए और अपनी प्रगति हासिल कर रहे हैं, शांति प्रिय हो गए और अपनी शांति की गारंटी ले ली। वही काम हम भारत पाकिस्तान यानी दक्षिण एशियाई देशों के बारे में कह रहे हैं। ऐसा हुआ तो न तो आतंकवाद होगा, न तो युद्ध का खतरा होगा, न तो एक देश दूसरे देश के शोषण करेगा, न तो सीमा विवाद के कारण कभी कभी सीमा पर झड़पें होंगी, न गरीबों के बच्चों की जान जाएगी, न सेना हमारी मारी जाएगी। और कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हम अगर सभ्य हैं तो ज़्यादा बड़े सभ्य हो जाएंगे, और अगर हम असभ्य हैं तो सभ्य हो जाएंगे। अच्छा बड़ा अजीब सा एक अगला पॉइंट है कि अगर किसी के पास 400 करोड़ हैं तो वो अपने बच्चों को सिर्फ 200 करोड़ दे, तो बाकी करोड़ किसे दे फिर? देखो, हम ये मानते हैं कि देश की समस्या केवल गरीबी नहीं है, हाँ। अमीरी भी है। अच्छा हम ये मानते हैं कि जितनी बड़ी समस्या गरीबी है उतनी बड़ी समस्या अमीरी भी है, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा होगा तो वो दूसरों के जेब को खाली कर देगा, और अगर किसी के पास बहुत पैसा होगा तो 100-200 टेलीविजन चैनल चलाएगा। फिर वो टीवी चैनल चला के वो देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सांसदों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को, सेक्रेटरीज को, सारी शासन तंत्र को, पूरे लोकतंत्र का किडनैपिंग कर लेगा, अपहरण कर लेगा और कहेगा कि मेरे साथ भ्रष्टाचार में सहयोग करो। अगर मेरे भ्रष्टाचार में सहयोग करोगे तो हम तुम्हें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने देंगे, और अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें उखाड़ के फेंक देंगे। जिस मीडिया में हमने तुमको भगवान बनाया है उसी मीडिया में तुमको हैवान की तरह पेश कर देंगे, और जो जनता तुम्हारी पूजा कर रही है वही जनता जूते उठा के मारना शुरू कर देगी। लेकिन उसका अपना पैसा है, मर्जी है, किसी को भी दे। देखो, आपका अपना पैसा है, आप अपने पैसे को किसी भी तरीके से खर्च कर सकती हो, यही आप कह रही हो। हाँ। तो इसका मतलब मेरे पास चाकू हो और मैं अपने चाकू से अगर टमाटर काटूं, फल काटूं, तब तो वो मैं काट सकता हूं। अगर मैं अपना चाकू आपके पेट में डालने लगूं तो आप रोकोगे कि नहीं? नहीं, तो पैसा और चाकू तो अलग अलग। एकदम एक ही चीज है। कैसे? पैसा और चाकू एक ही चीज है। हाँ। इसके दो उपयोग किए जा सकते हैं, एक तो अपने हित में और एक दूसरे के विरुद्ध। अगर आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे से पौष्टिक भोजन खा सकते हो, अपनी सुरक्षा के इंतजाम कर सकते हो, चौकीदार को रख सकते हो घर के सामने, लेकिन उसी पैसे से आप किसी को मारने की सुपारी भी दे सकते हो। तो पैसा, इसलिए पैसा चाकू है। ले लो नहीं। हाँ। हम कहते हैं कि जब तक व्यक्ति जीवित रहे वो जितना भी कमाए उसको आनंद लेने दो पैसे का, लेकिन जब वो मरे तो उसके बच्चों को अनलिमिटेड, सीमाहीन उत्तराधिकार मत दो, उसकी एक लिमिट बनाओ। हमारा प्रस्ताव है कि 200 करोड़ रुपया आज 2025 की कीमतों पर 200 करोड़ रुपया तक पैसा किसी व्यक्ति को अधिकार हो कि अपने बच्चों को दे दे। 200 करोड़ से ऊपर की जो रकम है वो संपत्ति सरकार अधिग्रहण कर ले, टैक्स लगा के ले ले, और जो सरकारी नौकरी जो हम देने की बात कर रहे हैं युवकों को, बेरोजगारों को, उनके वेतन में ट्रांसफर कर दे। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति सीमा से ज्यादा अमीर नहीं बन पाएगा और लोकतंत्र अपहरण मुक्त हो जाएगा। हमारा प्रधानमंत्री आजाद हो जाएगा जो आज पूरी तरह गुलाम है। हमारा मुख्यमंत्री गुलाम है, वो आज़ाद हो जाएगा। हमारे सांसद विधायक गुलाम हैं, वो आज़ाद हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम एक गुलाम देश से आज़ाद देश की तरफ बढ़ जाएंगे। अब ये गुलामी कोई विदेश ने कायम नहीं की, हमारे ही देश के पैसे वालों ने, दूसरे देश के पैसे वालों ने मिल करके हमारे देश की सरकार को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को, संसद, विधानसभा को गुलाम बना लिया है। और ये तभी होगा जब अमीरी रेखा बने। और वह 200 करोड़ रुपए हमारा प्रस्ताव है। संसद चाहे तो चर्चा करे, विचार विमर्श करे, 200 करोड़ को 500 करोड़ कर दे, 1000 करोड़ कर दे, 1 लाख करोड़ कर दे, वो बहस करके कुछ करें। लेकिन जापान में एक आदमी के मरने के बाद 80% पैसा, उसकी संपत्ति सरकार के पास चली जाती है। अच्छा, अनलिमिटेड नहीं है। इसलिए जापान आज इतना बड़ा देश है
और वहाँ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। और जापान की सरकार के उसके प्रधानमंत्री को बंदर की तरह नचाया नहीं जा सकता जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को नचाया जा सकता। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि संविधान का शासन रहे, अगर आप चाहते हो कि लोकतंत्र रहे, आप चाहते कि जनता के प्रतिनिधियों का ही शासन चले, धनवानों का शासन न चले, तो जरूरी है कि अमीरी की एक लिमिट होनी चाहिए। जैसे गरीबी रेखा बनी उसी तरह अमीरी रेखा बननी चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि 200 करोड़ रुपया की सीलिंग कर दिया जाए। जैसे जमीनों की सीलिंग हुई उसी तरह धन की सीलिंग कर दिया जाए। जमीनों की सीलिंग से करोड़ों लोगों को राहत मिली, धन की सीलिंग कर दी जाएगी और वो पैसा जब लोगों के घर घर पहुंच जाएगा तो उससे पूरा देश, पूरा राष्ट्र राहत की सांस लेगा। ये बात अपने आप कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे सरकार तक, कैसे मनवाएंगे इस बात को? देखिए, मैं समझता हूं कि जब तक लोकतंत्र है और जनता को वोट का अधिकार है, अगर ये आवाज़ जनता तक पहुंचेगी कि सीमाहीन अमीरी ही उनकी गरीबी के कारण है, जिस दिन ये समझ में आएगी वो अपने वोट देने का तरीका बदलेंगे। वो जाति के अपने किसी अमीर, आप कहना चाह रहे हैं कि पैसा जो है डंप है कुछ जगह पे? नहीं, मैं कहता हूं अगर पैसा सर्कुलेशन में है तब भी नुकसान है, क्योंकि अगर पैसा सर्कुलेशन में भी है, डंप है तो नुकसान है ही। अगर मेरे जेब का 100 रुपया दिन भर निकल करके मैंने आपको दिया, आपने सब्जी वाले को दे दिया, सब्जी वाले ने फल वाले को दे दिया, फल वाले ने किसी रिक्शे वाले को दे दिया, उसने किसी और 10 जेबों से गुजरा, तो मेरे 100 रुपये ने 1000 रुपये काम किया। 1000 रुपये का आनंद देश के लोगों को दिया। लेकिन अगर वो 100 रुपये मेरी जेब में सुबह से लेकर शाम तक पड़ा रह गया तो उस 1000 रुपये का लाभ नहीं मिला, 900 रुपये का नुकसान देश ने उठाया, मैं 100 रुपये का लाभ उठा सका। पैसा सर्कुलेशन में रहता है तो देश का फायदा है। लेकिन अगर पैसा सर्कुलेशन में है लेकिन उस सर्कुलेशन को कंट्रोल करने वाला एक ही आदमी है या 2-4 आदमी है, तो वो फिर आपका पूरा राजनीतिक तंत्र प्रधानमंत्री का अपहरण जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री उनकी मर्जी से ही करेगा, जनता की मर्जी से कुछ नहीं करेगा। यही कारण है कि देश में चारों तरफ बेरोजगारी है, प्रधानमंत्री घड़ियाली आंसू बहा रहा। चारों तरफ गरीबी है, प्रधानमंत्री खाली दुहाई दे रहा है। और आज 70-75 साल हो गया, गरीबी खत्म नहीं हो पाई। और चीन ने अपने देश में गरीबी खत्म कर ली। हम पहले आजाद हुए, हमारे देश में गरीबी रह गई। आज लगभग 1/4 जनसंख्या दरिद्र है। बिहार में अभी जनसंख्या आंकड़े हुए जारी हुए हैं, उसमें आप देख लें, बिहार में 43%, 43% जो SC ST हैं अभी वो गरीबी रेखा के नीचे, मतलब दरिद्र रेखा के नीचे हैं। उनके कच्चे मकान भी मयसर नहीं है, उनके खाने का ठिकाना नहीं है। 43%, ये हमारे देश को शर्म आनी चाहिए। हाँ। और चीन हमसे आगे निकल गया। और एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों को MSP का मूल्य मिलना चाहिए, उसके लिए बराबर चीज़ें होती रहती हैं। बहुत अच्छा सवाल आपका है, लेकिन वही सवाल है कि इन सब बातों को कैसे मनवाएंगे, कौन मानेगा, ये सारी धरातल पे कैसे आएंगी? देखिए, आप कोई दुकान चलाइए हाँ जी, और साबुन तेल की दुकान में साबुन आपको कम रेट में जितना हम खरीदा उससे कम में बेचिए, कितना दिन दुकान चलेगी? हाँ, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। हम यही छोटी सी बात किसानों के बारे में क्यों नहीं समझ पाते कि किसान जितना खर्चा करता है उसके बेचारे की लागत नहीं आती। उसके परिश्रम की तो बात ही छोड़ो, जी जी, लेकिन वो जो खर्चा कर देता है खाद में, बीज में, दवाइयों में, पानी में, जुताई में, मजदूरी में, ये सारे पैसे आप निकाल दो तो उसके पैसे देखो कि वो बेचने से जो सामान पैसा आता है वो बहुत कम है। तो इतनी छोटी सी बात, जब इतना बड़ा कृषक समाज है, हाँ, इस समाज के बारे में क्या हम सोच नहीं सकते? अगर मान लो कि स्वामीनाथन कमीशन ने कहा कि साहब, उसने एक फार्मूला दिया कि इस आधार पर लोगों के उपज की कीमतें तय करो, क्या बुराई है? जब आप लाखों करोड़ रुपया उद्योगपतियों को माफ कर देते हैं क्योंकि आपको उद्योग चलाना है, तो किसानों को क्यों नहीं माफ कर देते? किसानों को माफ नहीं, किसानों को ये सब्सिडी क्यों नहीं दे देते हैं? बिल्कुल सही बात तो है। इसीलिए हमने कहा कि ये जो रोना है कि बहुत पैसा हो जाएगा, इंतजाम नहीं हो पाएगा, बिल्कुल गलत है। मुश्किल से 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने से पूरे देश के किसानों को लगभग सभी फसलों पर, सब्जियों पर, फलों पर MSP मिल जाएगी।
उनकी जो लागत है, लागत से ज़्यादा पैसा, एक मिनिमम मुनाफा उनको मिल जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि एमएसपी के मामला केवल किसानों का नहीं है। हम आप जो ड्राइंग रूम्स में हैं, एसी कमरों में रहते हैं, हम भी उन्हीं किसानों का दिया हुआ, पैदा किया हुआ रोटी खाते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसलिए जो हमारा अन्नदाता है, हम भले एसी कमरों में रहें, हम भले खेती ना करते हों, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का लाभ भले हमें ना मिलता हो, इसके बावजूद भी हमारा फर्ज है कि हम जिसका खा रहे हैं उसको न्याय दिलाने के बारे में सोचें, कुछ करें और उनका आर्थिक सहयोग करें। हाँ। अगला सवाल आपका कहें या अगला पॉइंट कहें कि राजनीतिक उत्तराधिकार समाप्ति कानून, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि मंत्री है तो बेटा उसका मंत्री नहीं बन सकता? नहीं, मैंने मंत्रियों के बारे में नहीं कहा। हम ये सुझाव दे रहे हैं सरकार को कि आमतौर पर ये माना जाता है कि राजनीति वंशवाद बुरा है, और बहुत सारे पार्टियों को, बहुत सारे नेताओं को आप सुनेंगे कि भाई वंशवादी राजनीति बहुत गलत है। अगर वंशवादी राजनीति गलत है तो उस तरह की राजनीति को रोकने के लिए कानून क्यों नहीं लाते? मैंने एक सुझाव दिया है कि आप संसद में एक विधेयक पेश करो, और कम से कम यहाँ से शुरुआत करो कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो वंशवादी राजनीति करने का स्कोप उनके लिए समाप्त करो। जैसे राष्ट्रपति संवैधानिक पद पर है, राज्यपाल संवैधानिक पद पर है, हाँ। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये दोनों संवैधानिक पद पर है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज संवैधानिक पद पर है, सीएजी संवैधानिक पद पर है। अभी केवल इतने ही लोगों को आप वंशवाद खत्म करने की जद में लो। ये मुट्ठी भर लोग हैं, ठीक। गिने चुने लोग हैं। हाँ। कम से कम इन लोगों को मालूम हो कि मेरी कुर्सी पर मेरा बेटा नहीं बैठ पाएगा, मेरी कुर्सी पर मेरी संतति, मेरे बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। जब नहीं बैठ पाएंगे तो वो अपना सारा दिमाग अपनी कुर्सी के जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं, उस पर पूरा ध्यान लगा के करेगा। अगर उसे लगता है कि मेरी कुर्सी पर मेरे बेटा या मेरी बेटी के बैठने का रास्ता खुला है, तो वो अपनी कुर्सी पर बैठ के अपना काम नहीं करता। वो सारी कोशिश इसी जुगत में लगा रहता है कि मेरे हटने के बाद मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी कुर्सी तक कैसे पहुंचे। वो इसी जुगत में लगा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब वंशवाद हमने लोकतंत्र से समाप्त कर दी, राजशाही खत्म कर दी, वंशवाद खत्म करना ही लोकतंत्र था। जब हमने ऐसा कर दिया तो एक कानून बना दिया जाए, राजनीतिक उत्तराधिकार उन्मूलन अधिनियम। अच्छा। इससे यह तय कर दिया जाए कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के बच्चे, उसके रक्त संबंधी उन पदों पर बैठने के अयोग्य घोषित कर दिए जाएं। वो कुछ और काम करें। दुनिया में बहुत काम है। नहीं, और वो अगर रिटन क्वालिफाई करते हैं, कंपटीशन निकालते हैं, जज का बेटा जज आता है अपना रिटन क्वालिफाई करके या एग्जाम पास करके, तब तो बैठ सकता है ना। नहीं, देखो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज कंपटीशन पास करके नहीं बैठता, वहां तो नियुक्ति होती है। तो अगर एक व्यक्ति जज है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बेटे को कम से कम जज के अयोग्य माना जाए। अच्छा। वो ईमानदार हो तो भी ना बैठने दिया जज जाए। बनने को भी कंपटीशन पास किया किसी ने, पीसीएस जे का कंपटीशन पास किया, वो जज बन गया, उसका बेटा भी जज है, तो वो क्यों ना बने जज? मैं कहता हूं बने, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर नहीं है। हाँ, मैं केवल संवैधानिक पदों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, किन किन पदों की बात? राज्यपाल के पद पर अच्छा, उनके बच्चों को बैठने से रोक लगाई तो जाए। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा तो अक्सर नहीं बिल्कुल होता है। आप सर्वे कर लीजिए। हाँ। आप राज्यपालों को सर्वे कर लीजिए। राज्यपालों के बेटे अच्छे खासे राज्यपाल बनते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बेटे ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। आप सर्वे कर लीजिए। तो वो अपने एक दो उदाहरण बनते होंगे नहीं, ना? प्रधानमंत्री के बेटे प्रधानमंत्री बनते हैं। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव तो गांधी। जनता सुनती है, जनता चुनती है ना उन्हें। मेरा कहना है कि जनता तो बहुत कुछ करना चाहती है। हाँ। जनता को आप टिकट दे करके उसका रास्ता बंद कर देते हैं कि आप कहते हैं मैंने पहले चुना,
बीजेपी ने जिसको चुना, कांग्रेस ने जिसको चुना, हमारे चुनाव में ही किसी को पसंद करो। आपने जनता के चुनाव का रास्ता तो बंद कर दिया, टिकट देके। हाँ, आपने तो पहले से बंद किया हुआ है। तो जनता के इच्छाओं की कदर आप पहले से कहां कर रहे हैं? तो हमारे पास निर्दलीय का ऑप्शन है ना, तो लोग निर्दलीय का खड़े हो ऑप्शन सकते है, हैं। तो निर्दलीय 25 करोड़ रुपया खर्चा कर पाएगा? आपने चुनाव कितना महंगा बना के रखा है कि इस अखाड़े पर पार्लियामेंट के इलेक्शन में 25 करोड़ रुपया, कहीं कहीं तो 50 करोड़ रुपया खर्चा करने वाला ही चुनाव लड़ सकता है, उस अखाड़े में जीत के जा सकता तो है। किसको देते हैं 50 और 25 करोड़ रुपए? कहाँ खर्च होता है? चुनाव में खर्च करते हैं। आप किसी चुनाव प्रोफेशनल पॉलिटिशियन से पूछिए कि कितने की शराब बंटवाया, कितनी साड़ियाँ बंटवाई। उनसे पूछिए तुमने गाड़ियों पर कितना खर्चा किया, तुमने पेट्रोल डीजल पर कितना खर्चा किया, तुमने कितना कैश बांटा, तुमने अपने कार्यकर्ताओं को कितना खाने पीने में खर्चा किया, तुमने यहाँ तक कि मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि औरतों को चांदी का जो उंगली में पहनते हैं, कोई एक कोई आभूषण होता है, अंगूठी का, पैरों की उंगलियों में और हाथों की उंगलियों में अंगूठियां बांटा। अच्छा, ऐसे प्रचलन होती हैं। वहां कितने पैसे खर्च होते हैं कल्पना करिए। तो उनके अनाप शनाप खर्चे हैं, और इसलिए चुनाव में इतना खर्च होता है। इसलिए देश का 97% आदमी चुनाव लड़ने और जीतने का सपना भी नहीं देखता। इसलिए देश में 97% आदमी इस लोकतंत्र में कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं रखता। वो संसद और विधानसभा से बाहर है, उसका एक भी प्रतिनिधि संसद में नहीं है, उसका एक भी प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं है। केवल 3% आदमी जो 25 करोड़ रुपया विधानसभा पार्लियामेंट खर्च करते हैं इलेक्शन में, और 2 करोड़ से 10 करोड़ 15 करोड़ तक विधानसभा के चुनाव में खर्च करते हैं, वही लोग विधानसभा पहुंच पाते हैं। यानी देश के 3% आदमी का ही प्रतिनिधित्व संसद में हो रहा है, विधानसभा में हो रहा है। 97% लोग बेसंसद हैं, 97% लोग बेसरकार हैं, ये 97% लोग अनाथ हैं। इनकी जनसंख्या 97% है, लेकिन इनका शासन नहीं चलता। इनके ऊपर 3% लोग शासन कर रहे हैं। 97% यादवों पर 3% यादव शासन कर रहे हैं। 97% कुर्मियों पर 3% कुर्मी शासन कर रहे हैं। 97% मौर्य कुशवाहा सैनी पर 3% मौर्य कुशवाहा शासन कर रहे हैं। कहने का मतलब है सबको अवसर मिलना चाहिए। जी हाँ, लोकतंत्र का मतलब क्या है? अगर उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं है, साइकिल पर चलने वाला सपना देख सकता है कि वो एमपी एमएलए बन पाएगा? नहीं। मोटरसाइकिल पर चलने वाला सपना देख सकता है कि एमपी एमएलए बन पाएगा? साइकिल और मोटरसाइकिल पर चलने वालों का एक भी प्रतिनिधि पार्लियामेंट में है, विधानसभा में है? नहीं है। इसका मतलब 97% जनसंख्या जो साइकिलों और मोटरसाइकिलों पर चलती है, उनका एक भी रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व विधानसभा में, संसद में नहीं है। इसीलिए हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, चुनाव आयोग को बोल दो कि खर्चे कम करें, चुनाव को सस्ता बनाओ। ये फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। एक ही तरीका है। तरीका क्या है? ये है कि देश में 25% एमपी एमएलए की कुर्सियां साइकिल वालों को, यानी गरीबी रेखा के नीचे वालों को रिजर्व कर दिया जाए। अब कोई टिकट देगा पार्टी, जो सीट रिजर्व है, मान लो 25% संसद की सीटें, लगभग 125 सांसद की सीटें जब गरीबों के लिए रिजर्व होंगी, तो कोई भी टिकट देगा, कांग्रेस बीजेपी कोई भी देगा, तो वो कहेगा कि भाई यहां उसी आदमी को टिकट मिलेगा जिसके पास बीपीएल के कार्ड है, गरीबी रेखा के नीचे हो। इसी प्रकार 72% 72% सीटें उनको रिजर्व कर दिया जाए जो मोटरसाइकिलों पर या छोटी कारों पर चलते हैं, जो गरीबी रेखा के ऊपर तो हैं लेकिन अमीरी रेखा के नीचे है। ऐसे लोगों की जनसंख्या 72% देश में है। तो 72% सीटें, 72% टिकट मोटरसाइकिल वालों को देने की मजबूरी बना दिया जाए। जैसे SC ST के लिए अंबेडकर साहब ने रिजर्वेशन मांगा। उन्होंने कहा कि SC ST हमारे समाज के लोग यादवों का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे समाज के लोग ब्राह्मणों ठाकुरों बनियों का मुकाबला नहीं कर सकते। उनको तो रिजर्वेशन दो कि ऐसी सीटें हों जहां हमारी ही बिरादरी के लोग हर पार्टी से लड़े,
ऐसे ही देश में हम कह रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर की तरह आर्थिक आधार पर टिकट बांटा जाए। आर्थिक आधार पर कि 25% सीटें आप उन्हीं को दो जो गरीबी रेखा के नीचे है, 72% टिकट उनको दो जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं लेकिन इनकम टैक्स के नीचे है, आयकर नहीं देते। या आप अमीरी रेखा का कानून बन जाए जब, तो आप उनको अलग कर देना। टिकट देने का जो क्राइटेरिया है वो तो बहुत अलग अलग तरीकों से आता है कि धर्म क्या है, जाति क्या है, उसके पास पैसा क्या है, उसको समाज कितना जानता है, वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। इतने सारे क्राइटेरियाज के बाद आप कैसे उम्मीद करेंगे किसी आम आदमी को टिकट मिलेगा? मैं जब रिजर्वेशन हो गया, जिन सीटों पर रिजर्वेशन हो गया वहाँ एससी को टिकट मिल रहा है कि नहीं, मजबूरी बन गई कि नहीं। उसी तरह जब 25% सीटें 100 में 25 सांसदों की कुर्सियों पर गरीबों का आरक्षण हो जाएगा तो बीपीएल कार्ड वालों को ही टिकट मिलेगा। वो मजबूरी हो जाएगी, कानूनी मजबूरी हो जाएगी। इसी तरह की कानूनी मजबूरी मोटरसाइकिल वालों के लिए हो जाएगी। तो जब तक यह नहीं होगा तब तक सभी पार्टियों में 99% कार्यकर्ताओं का शोषण होगा। जब पुलिस का लाठी खाना हो, मुकदमे झेलना हो, तो साइकिल मोटरसाइकिल वाले कार्यकर्ता, और जब टिकट लेना हो तो फॉर्च्यूनर वाले, महोदय जी, हेलीकॉप्टर वाले। तो ये बात, इतना बड़ा जुल्म देश में चल रहा है और इस जुल्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं आ रही है। इसलिए हमने कहा कि जैसे अपना वेतन पेंशन बढ़ाने के लिए सारी पार्टी के सांसद और विधायक एक हो जाते हैं और ध्वनि मत से वेतन बढ़ा लेते हैं, उसी तरह से सारी पार्टियों के कार्यकर्ता एक हो जाएं, सर्वदलीय एकता बना के गरीबों के लिए और गरीबी रेखा के ऊपर एपीएल बीपीएल के रिजर्वेशन कानून बनाएं, तब जाके लोकतंत्र में वास्तविक लोकतंत्र आएगा। ये नकली लोकतंत्र, अमीरों का लोकतंत्र, एलिट लोकतंत्र खत्म होगा, वास्तविक लोकतंत्र आएगा। अगला सवाल है या अगला पॉइंट है आपका कि ओबीसी की तरह जो क्रीमी लेयर है उसको आरक्षण खत्म किया जाए। नहीं, मेरा पिछले दिनों ये हुआ भी था तो बड़ा हंगामा हुआ था कि आरक्षण खत्म कर रहे हैं, लेकिन जो क्रीमी लेयर है उसको वास्तव में खत्म होना चाहिए उसका आरक्षण। देखिए, इस बारे में हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, उसके ऑब्जर्वेशन है कि देश में ओबीसी संविधान पीठ ने कहा है, ये कोई डिविजनल बेंच 2 जजों ने कहा, एक जज ने नहीं बोला, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है कि देश में ये आप बात दिख रही है कि जो एससी एसटी का रिजर्वेशन कुछ मुट्ठी भर लोगों ने कब्जा कर लिया। कुछ जातियां हैं जो रिजर्वेशन का ज्यादातर फायदा उठा रही है, और जैसे चर्चा में आती मीना जाति है, एक मीना जाति, एसटी रिजर्वेशन का ज्यादातर हिस्सा एक जाति मीना जाति ने उठा लिया। अच्छा, उन्होंने सब कैटेगरी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नंबर 1। नंबर 2 बात यह कहा कि जैसे ओबीसी में पिछड़े वर्गों में सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रीमी लेयर की कंडीशन लगा दी थी कि अगर आपको एक बार रिजर्वेशन से आप फर्स्ट क्लास की नौकरी पा गए, हाँ, कलेक्टर बन गए जी, तो आपके बेटे को कलेक्टर बनने की आजादी मिलेगी, लेकिन आरक्षण का सहारा नहीं मिलेगा। हाँ, यही बात वो कह रहे हैं कि ओबीसी का जो ये क्रीमी लेयर की व्यवस्था है, यही बात एससी एसटी रिजर्वेशन में भी लागू कर दिया जाए, क्योंकि आज 70 साल बाद जिन लोगों को 70 साल पहले आरक्षण मिला था, जो कलेक्टर बन गए, उनके बेटों को कलेक्टर बनने का मौका मिला, फिर उनके पोतों को कलेक्टर बनने का मौका मिला, फिर उनके पड़पोतों को कलेक्टर बनने का मौका मिला। अगर एक परिवार में 5 कलेक्टर हो, उससे ज्यादा अच्छा है कि दलितों के 5 परिवारों में 5 कलेक्टर हो। अगर 5 सरकारी नौकरी एक परिवार में है, इससे ज्यादा अच्छा है कि 5 सरकारी नौकरी 5 परिवारों में। मैं यही कह रहा हूं कि क्रीमी लेयर का जब आदेश और सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो सभी दलित सांसद प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री को कहा कि अगर आपने इसको लागू किया तो हम सब लोगों के कोप भाजन का शिकार होना पड़ेगा। हमने तो ये भी कुछ लोगों से सुना कि उन्होंने कहा कि सारे दलित सांसद एक ही दिन इस्तीफा दे देंगे, रिजाइन कर देंगे।
और प्रधानमंत्री ने आत्मसमर्पण कर दिया। अच्छा, दलित लोगों के बारे में, दलित समाज के बारे में बहुत बात करी जाती है, नेता भी करते हैं और सारे देश में लोग करते हैं, सब चाहते हैं कि दलित समाज ऊपर आए। लेकिन उसी दलित समाज में एक एक घर में 5-5 लोग सरकारी नौकरी पाए हुए हैं। दूसरी तरफ वही दलित समाज ऐसा भी है जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। तो ये रिजर्वेशन कहाँ पर है, कैसे लागू है? देखिए, एक 150 किलो का पहलवान, हाँ, अगर 50 किलो के पहलवान से अखाड़े में लड़ जाएगा तो कौन पटका जाएगा? अंडरस्टूड है कि 50 किलो वाला पटका जाएगा। हाँ। जो SC ST के परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, या अपने लोकल भाषा के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और उन्हीं की बिरादरी के जो सरकार प्राइवेट स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और अपने स्कूलों में 99%, 98% नंबर लाते हैं, अगर उनको एक ही अखाड़े में लड़ाया जाएगा, डॉक्टर की परीक्षा में, नीट की परीक्षा में, एक ही IAS की परीक्षा में, PCS की परीक्षा में, इंजीनियरों की परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में, बैंक की परीक्षा में एक ही अखाड़े में लड़ा जाएगा, तो स्वाभाविक है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लंगी मार के गिरा देगा। हाँ। अपनी ही बिरादरी का अमीर का बच्चा। इसलिए अब ये जो लड़ाई है, ये ब्राह्मण दलित के बीच नहीं है, दलित के ही बीच ये लड़ाई अमीर दलित और गरीब दलित के बीच में है। बिल्कुल। और अमीर दलित जो परिवार हैं, जिनको हम सामंत दलित भी कहते हैं, ये जो फ्यूडल दलित हैं, ये आरक्षण छोड़ना नहीं चाहते, ये नहीं छोड़ना चाहते। ये चाहते हैं कि मेरा सबसे बुद्धिमान बेटा कलेक्टर बन जाए, और जो कम बुद्धिमान है वो PCS बन जाए, और जो और कम बुद्धिमान है वो क्लर्क बन जाए, और जो महामूर्ख है वो चपरासी बन जाए। लेकिन मतलब वो चपरासी की भी नौकरी छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने पूरे देश के दलित समाज को गुमराह किया है, झूठ बोला है। ये कहते हैं कि अगर ये क्रीमी लेयर लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हुआ, तो क्या होगा कि जो दलितों के आरक्षण के लिए रिजर्व कुर्सियां हैं वो खाली रह जाएंगी, और उस पर ब्राह्मण कब्जा कर लेगा, सवर्ण कब्जा कर लेगा, ठाकुर कब्जा कर लेगा, बनिया कब्जा कर लेगा। ऐसा तर्क देते हैं। ये सरासर झूठ है। आपको बताऊं कि कौन सी 4th क्लास की कुर्सी खाली रह रही है, कौन सी चपरासी के आरक्षण में चपरासी को कुर्सी निकली और खाली रह गई। एक बात और, जब आरक्षण की बात चल रही है, दलित को एक गरीब मान के उसको आरक्षण दिया गया कि वो पिछड़ा है। जनरल में भी तो लोग, सामान्य जाति में भी तो लोग ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, उनको आरक्षण तो छोड़िए, उनकी तो वैकेंसी ही नहीं है। नहीं, उनको 10% आरक्षण दिया गया है। हाँ। लेकिन मैं पहले आपको पहला विषय निपटा लूं, फिर दूसरे पे आता हूं, क्योंकि अभी जो एक अफवाह फैलाई गई है, जो अमीर दलित हैं, हाँ, वो गरीब दलितों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। हाँ। जब वोट लेना होता है तो कहते तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे परिवार को हो, तुम मेरे जाति को हो, हम एक रहें और हमें वोट दो, मैं MP बनूंगा, मैं MLA बनूंगा, क्योंकि मैं फॉर्च्यूनर वाला हूं, मैं हेलीकॉप्टर वाला हूं, तो मुझे वोट दो। और जब उन्हीं हमारी बिरा जिनको हम वोट ले रहे हैं, उनके बेटे को चपरासी की नौकरी देनी पड़ती है, तो छाती पर सांप लौट रहा है। तब कहते हैं नहीं नहीं, उनको गुमराह करें, नहीं, तुम क्रीमी लेयर की मत मांगो, तो उससे सवर्ण लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। मैं कहता हूं कि वो बताए, ऐसी दावा करने वाला एक भी आदमी, एक भी दलित नेता, दलित चिंतक, कोई भी व्यक्ति बताए कि चपरासी की कितनी 4th क्लास की नौकरियां खाली रह गई, वो भरी नहीं गई। चलो तीसरे ग्रेड पाओ, 3rd ग्रेड की कौन से कलर की कुर्सियां खाली रह गई, मैं दूसरे पाता हूं कौन सी PCS की कुर्सियां खाली रह गई। ये जो कुर्सियां खाली रह रही हैं, वो विशेष टेक्निकल जो वैकेंसीज हैं, मान लो स्पेस सेंटर है, आकाश में जो स्पेस साइंस है, या फिर परमाणु भाभा अणुशक्ति परमाणु संस्थान में टेक्निकल जो पोस्ट है, प्रोफेसरों की पोस्ट है, जो कुल आरक्षण की कुर्सियों का 5% भी नहीं होती। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये जो टेक्निकल है और जो सिविलियन है, जहां जहां खाली नहीं रह रही कुर्सियां, वहां पर क्रीमी लेयर लागू कर दो। 4th क्लास में क्रीमी लेयर लागू कर दो, 3rd क्लास की नौकरियों में, क्लर्कों में क्रीमी लेयर लागू कर दो, और PCS में भी लागू कर दो। जो टेक्निकल हैं, जहां नहीं मिल रहे हैं, उन पर क्रीमी लेयर लागू ना करो। तो मैं कहता हूं 1st क्लास की नौकरियों को छोड़ के बाकी सब में क्रीमी लेयर लागू कर दो। अपनी कौम को इतना धोखा मत दो, उनके पीठ में छुरा मत घोपो, उनको गुमराह मत करो। और इसके लिए मैं कहता हूं कि अगर दलित समाज के अमीर लोग
ये बात न माने तो जो सवर्ण समाज के लोग हैं और जो ओबीसी समाज के लोग हैं, उनके दो पड़ोसी हैं, इन लोगों को हाथ मिला लेना चाहिए इनको न्याय देने के लिए। 97% आदमी जो दलित समाज का है, SC ST का है, वो आरक्षण ना पाने के लिए आरक्षित हो गया है। क्योंकि कलेक्टर का बेटा ही कलेक्टर बनता रहेगा, डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनता रहेगा, इंजीनियर का बेटा ही इंजीनियर बनता रहेगा। अब ये क्या कहेंगे तुर्रा इस बात का कि आरक्षण तो जाति को मिला है, गरीब को थोड़ा मिला है। अरे भाई, अब तुम्हारी बिरादरी का अगर गरीब आदमी कलेक्टर बन जाएगा तो क्या ब्राह्मण है? परेशानी बिल्कुल। मतलब अगर दलित बिरादरी का अमीर आदमी कलेक्टर बनेगा तब तो वो दलित है। अब अगर दलित बिरादरी का गरीब आदमी आरक्षण पा गया तो वो ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? वो भी तो दलित रहेगा ना। रिप्रेजेंटेशन तो तुम्हारी बिरादरी का होगा, तुम्हारे वर्ग का होगा। क्रीमी लेयर वाले आरक्षण की बात थी तो बड़ा उधम कटा था। इसका मतलब सही मैसेज कन्वे आम जनता तक नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि ये देश गजब का है। देश में संपन्न लोग, वो चाहे दलितों के हों, वो चाहे ओबीसी के हों, वो चाहे सवर्णों के हों, ये संपन्न लोग झूठ फैला देते हैं और पूरा देश मान लेता है। ये और जो विपन्न लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास, जिनकी संख्या 97% में कहता हूं, उन बेचारों की कोई आवाज नहीं है। आज इतने बड़े मीडिया के बवंडर में भी उनकी आवाज के लिए कोई चैनल नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब लोग झूठ का प्रचार कर रहे हैं। जैसे कि कहा कि वैकेंसियां खाली रह जाएंगी, ये इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। कोई आंकड़ा दे। हाँ, सही बात। ये आंकड़े क्यों नहीं देते हो? अगर आप पास इतना ज्ञान है तो बताओ किस साल में कितनी वैकेंसी खाली रह गई और आरक्षण किस साल में कितनी कुर्सियां आरक्षण के लिए निकली थी। तो प्रतिशत बताओ कि कितने प्रतिशत नौकरियां दूसरे सवर्णों को नॉट फाउंड सुटेबल में NFS में दे दी गई। आंकड़े दो ना, प्रतिशत बताओ ना कितना है। अपनी कौम जिसने तुम्हारे लिए समर्पण किया, जिसने तुम्हें वोट दिया, तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें इस लायक बनाया, तुम्हें इतना अहमियत दी, तुम्हें इतनी इज्जत दी, तुमको धनवान बनाया, कम से कम उसके पीठ में छुरा तो मत घोपो। इसीलिए मैं GBC शासन की बात कर रहा हूं। जनरल और बैकवर्ड लोग कहते हैं कि नहीं, बैकवर्ड का शासन होना चाहिए, OBC का शासन होना चाहिए, दलितों का शासन होना चाहिए। हम कहें नहीं, आज हमारे सामाजिक प्रावधान में सबसे ज्यादा जरूरतमंद दलित समाज है और दलित समाज में 97% दलित अपने ही बिरादरी के अमीरों के शोषण के शिकार है। उनको न्याय देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए जो दलितों के दो पड़ोसी हैं, दलित का घर बीच में है, एक साइड में OBC का घर है, दूसरे साइड में सवर्ण का घर है। अब दलित समाज को न्याय देने के लिए OBC परिवार और जनरल परिवार को एक हो जाना चाहिए। GBC शासन यानी जनरल और बैकवर्ड कास्ट, इनका शासन आना चाहिए, जिससे 97% दलितों को, SC ST को न्याय मिल सके, क्रीमी लेयर लागू करा जा सके। और भी बहुत सारे जो रिजर्वेशन का हम बता रहे हैं, उसके लिए भी यही फार्मूला है। मैं आपसे एक बात कहता हूं अंत में, एक आदमी अपनी शराब पी के आता है, रात भर अपनी पत्नी को मारता है और उसकी पत्नी गाय की तरह चिल्लाती है, तो क्या पड़ोसी को कान में रोई डाल के सो जाना चाहिए कि नहीं नहीं तुम्हारे परिवार का मामला है, मैं सो जाता हूं? मानवता क्या कहती है? मानवता यह कहती है कि दोनों पड़ोसी आए और उस आदमी को खबरदार करें कि भाई आगे से हम ये बात बर्दाश्त नहीं करें। तुम्हारी पत्नी है, तुम उसे प्रेम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो भी, लेकिन तुम अपनी पत्नी को भी मार नहीं सकते। मार नहीं सकते। अगर मारोगे तो हम तुम्हें हाथ पकड़ेंगे, कम से कम और कुछ नहीं करेंगे तो पुलिस को फोन तो करके हम पुलिस बुलाएंगे ही, इतना तो हम करेंगे ही। मैं यही कह रहा हूं कि दलितों के दो पड़ोसी हैं। जो दलितों का 3% अमीर तबका है, वो शराब पी के, महत्वाकांक्षा गुरूर का शराब पी के अपने 97% दलितों के पीठ पे रात भर लाठी मार रहा है और उसके साथ विश्वासघात कर रहा है, उसके पीठ में छुरा घोंप रहा है। तो ये जो पड़ोसी हैं, ये जो OBC है एक पड़ोसी और जनरल सवर्ण दूसरे पड़ोसी, इन दोनों को मिल करके हाथ मिला लेना चाहिए और सेंटर में, स्टेट में अपनी सरकार बनाना चाहिए, GBC शासन, और दलित 97% लोगों को, दलितों को न्याय देना चाहिए। तो हमारे व्यूअर्स ने सुना कि आपकी बड़ी अजीबोगरीब मांगे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी, बल्कि आपकी जो बातें हैं
वो आम जनता के पहले समझ में आना चाहिए, जिस तरह से आपने अलग अलग मुद्दों पर बात की है। और उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी, संविधान तक, संसद तक, सारी बातें आपकी पहुंचेंगी और कुछ ना कुछ परिवर्तन देश में ज़रूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।